भारत के दोस्त इस्लामिक देश ने पाकिस्तान से किया रक्षा समझौते का ऐलान। हथियारों के ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर हुई बातचीत, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किया दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने यूक्रेन को दिए रूस पर हमले का आदेश। जेलेंस्की को देंगे मॉस्को में तबाही मचाने वाले हथियार। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक गोपनीय बातचीत में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस पर हमले को कहा है। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति से सीधे पूछा है कि क्या यूक्रेन मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर सकता है अगर अमेरिका उसे ऐसे हथियार उपलब्ध करवाए। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने ये सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा है कि क्या यूक्रेन रूस के अंदर तक हमला कर सकता है। कुछ रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 4 जुलाई को दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई है। ट्रंप के इस सवाल पर जेलेंस्की ने कहा कि बिल्कुल, जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने पुतिन से टेलीफोन पर बात की थी और इस बात को बुरा बताया। कुछ जानकारों के मुताबिक यह सवाल ट्रंप की बढ़ती हताशा और रूस को लेकर उनके आक्रामक होते रुख को दर्शाता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति से हुई इस बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नाटो चीफ मार्क रूटे से मुलाकात की और फिर दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों की डिलीवरी देने की घोषणा की। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर रूस ने 50 दिनों के भीतर युद्ध विराम या शांति समझौते की दिशा में कदम नहीं उठाया तो अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगाएगा जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं, जिसमें चीन और भारत जैसे देश शामिल हो सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को ऐसे हथियार देता है जिससे वह रूस के अंदर गहराई तक हमला कर सके, खासकर मॉस्को जैसे शहर को निशाना बनाए, तो इसका जवाब बेहद खतरनाक हो सकता है। जेलेंस्की रूस के अंदर हमला करने के लिए शुरू से ही उतावले रहे हैं और ऐसे में अमेरिकी समर्थन दुनिया को एक विनाशक युद्ध में धकेल सकता है। रूस न सिर्फ यूक्रेन के सभी बड़े शहरों पर जवाबी हमला कर सकता है, बल्कि पोलैंड या रोमानिया जैसे नाटो सहयोगियों के सैन्य अड्डे को भी निशाना बना सकता है। इस स्थिति में नाटो के आर्टिकल 5 के तहत रूस के खिलाफ नाटो देश के हमले को लेकर गंभीर बहस छिड़ सकती है। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम अत्याधुनिक हथियार बनाएंगे और उन्हें नाटो को भेजा जाएगा। रूस के खिलाफ भीषण हमले में अमेरिका अगर सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद करता है तो इसमें कोई शक नहीं कि युद्ध विनाशक स्तर पर पहुंच सकता है। रूस कई बार कह चुका है कि रूस नहीं रहेगा तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी। रूस के हथियार भंडार में विनाशक मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने दोस्त देश के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। इसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है। इस सैन्य अभ्यास का नाम तलिस्मान सबरे 2025 है, जिसमें भारत अपनी भागीदारी के साथ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी शक्ति का एहसास करवा रहा है। भारत ने पहली बार पूर्ण सैन्य टुकड़ी के साथ इस तरह की ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है, जिसमें 19 देशों के करीब 35,000 सैनिक पहुँचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में भी ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। अगले 3 हफ्ते तक क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और क्रिसमस द्वीप तक ये सैन्य अभ्यास जारी रहेगा। इसके अलावा सैन्य गतिविधियां भी पहली बार ऑस्ट्रेलियाई तटों से आगे बढ़कर पपुआ न्यू गिनी तक पहुंचेगी। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि यह सैन्य अभ्यास इंडो पैसिफिक क्षेत्र से एकजुटता और संतुलन की नई परिभाषा भी गढ़ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों में अमेरिका, कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। मलेशिया और वियतनाम
ऑब्जर्व के तौर पर शामिल हुए हैं। इस सैन्य अभ्यास में लाइव फायर अभ्यास, जल थल लैंडिंग, हवाई युद्ध सिमुलेशन, समुद्री अभियान और जमीन, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्रों में कोऑर्डिनेशन के साथ सैन्य गतिविधियों का अभ्यास किया जा रहा है। बात अगर भारत की करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं इस दौरान संयुक्त रूप से लाइव फायर ड्रिल्स, हिमर्स, मिसाइल लॉन्चिंग और साइबर, समुद्री और अंतरिक्ष युद्ध तकनीकों पर अभ्यास कर रही है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ओर से थल सेना, नौसेना और वायुसेना की स्पेशल यूनिट्स इस युद्धाभ्यास में शामिल हुई है, जो भविष्य की मल्टी डायमेंशनल युद्ध की तैयारी का संकेत है। इसके अलावा रिपोर्ट ये है कि चीन के सर्विलांस जहाज को ऑस्ट्रेलिया की तरफ रवाना किया है, जिसका मकसद इस युद्धाभ्यास की जानकारियां जुटाना हो सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंध बनाने की घोषणा की है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सजाफरी सजामुद्दीन ने मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हथियारों के उत्पादन में एक साथ काम करने और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बीच पहले से ही इस्लामिक विचारधारा पर आधारित मजबूत द्विपक्षीय संबंध रहे हैं और दोनों देश व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग करते रहे हैं, लेकिन डिफेंस सेक्टर में समझौता बढ़ाने का ऐलान नया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जहां उन्होंने इंडोनेशिया की इच्छा दोहराई कि वह पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा और सहयोग के संभावित क्षेत्रों, खासकर डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग के लिए संभावनाएं तलाशेगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक में पाकिस्तान की ओर से रक्षा उत्पादन सहित आर्थिक, रणनीतिक और व्यापारिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के रिश्ते सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक मूल्यों में रचे बसे हैं और दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते आए हैं। शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने पिछले साल काहिरा में D8 सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी, लेकिन मौजूदा रक्षा मंत्री और शहबाज शरीफ के साथ बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि द्विपक्षीय सहयोग सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे स्वास्थ्य, शिक्षा, वैक्सीन उत्पादन और मानव संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों तक विस्तार देना चाहिए। जून 2025 में दोनों देशों ने मिलकर वैक्सीन बनाने, इंडोनेशिया में मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलना, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक साथ काम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल इंडोनेशिया के कार्यवाहक राजदूत रहमत हिंदारता ने पाकिस्तान उद्योगपतियों और उनके परिवारों के लिए एक स्पेशल डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसका मकसद वित्तीय और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना था। यह इशारा करता है कि जकार्ता पाकिस्तान को एक दीर्घकालीन साझेदार के रूप में देख रहा है और सिर्फ डिफेंस के मोर्चे पर नहीं, बल्कि आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी काम करना चाहता है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।